गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के अंदर और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी हम देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। तो जैसे कि ये चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया है, ये क्या है यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया क्या है? ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक्ट है जिसको पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इसको पास करा था। अब यहाँ पर इसको पास किसने किया गया था कि जो यहाँ पर ब्रिटेन की रानी ने चार्टर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आने के लिए और व्यापार करने के लिए, उसका टाइम अब ख़त्म हो चुका था। ठीक है, उसी को रीन्यू करने के लिए इस चार्टर को यहाँ पर दोबारा से री इशू किया गया था और इसके अंदर यहाँ पर फिर जो प्रोविजन दिए गए थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चार्टर के अकॉर्डिंग क्या किया गया था? दिस एक्ट ऑथोराइज द कंपनी टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। सबसे पहला जो काम किया गया था यहाँ पर, क्योंकि ये चार्टर एक्ट है, व्यापार करने के लिए दिया गया था यहाँ पर, तो इसमें 20 साल कंपनी के लिए और बढ़ा दिए गए थे। जो 50 साल थे पहले, उनको 20 साल यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। और इस एक्ट में क्या था यहाँ पर? द एक्ट डिक्लेयर दैट गेन ऑफ सोवरेंटी बाय क्राउन subjects is on behalf of the crown and not in its own right, imply that the company's political activities were carried out on behalf of the British government। इसमें ये कहा गया था कि सीधी सी बात है, जो हम कहते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हम देख रहे हैं लगातार एक्ट पास कर रही है, तो वो कमज़ोर करना चाह रही है यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि वो ये चाह रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है इंडिया पे वो कम हो जाए और उस कंट्रोल को हम ले लें। यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ले ले, क्राउन के नाम के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट चलाती थी वहाँ पर, तो चलाती है आज भी वही हिसाब है वहाँ पर। तो उनका यही मोटिव था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हम इंडिया पे अपने शिकंजे को मजबूत करें और वहीं पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथ को हम कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में कठपुतली बना के उसको रख लें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या गया कि जो कंपनी का एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो क्राउन के नाम पर हैं। क्राउन के नाम पर मतलब यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके हाथ में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल काम नहीं है। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था वो बनाया ही इसलिए गया था कि डुअल कंट्रोल होगा इंडिया के ऊपर। एक तरफ से पॉलिटिकल कंट्रोल जो होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलाएगा यहाँ पर, और जो हम देखते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चलाएगा यहाँ पर गवर्नर के साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पर इसके हम जो प्रोविजंस हैं, फीचर्स यानी कि जो हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें प्रोविजंस किए गए थे यहाँ पर। द कंपनीज डोमिनेंस ओवर इंडियन ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया वर मेंटेन बाय दिस एक्ट। इसमें कहा गया कि जो डोमिनेंस है, जो कंट्रोल है इंडिया के ऊपर या दबदबा है कंपनी का, जहाँ पर उन्हें कंट्रोल कर रखा है या कब्जा कर रखा है यहाँ पर, तो वो बरकरार रहेगा, जैसे का तैसा वैसे का बरकरार यहाँ पर रहेगा। द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी कि दूसरा कोई आगे व्यापार नहीं करेगा ब्रिटेन से उनकी कंपटीशन पर, तो वो बरकरार रहेगी अगले 20 साल तक। और इट स्टैंड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हीज काउंसिल टू ऑल फीचर्स फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। ठीक है, यहाँ पर एक बात और कही गई, जो कॉर्नवालिस ने डिमांड करी थी यहाँ पर कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा राइट दिए जाएं कि मैं अपनी जो काउंसिल है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो उसका फ़ैसला है, मैं उसको टाल के अपना फ़ैसला पर इम्प्लाई कर सकूँ या फिर अपना जो फ़ैसला है उसको रन करवा सकूँ यहाँ पर। मतलब जो ओवर राइडिंग पावर थी, यानी कि इसका हम कहते हैं ओवर रन पावर या फिर सुपीरियर पावर जो होती है, वो उसको बरकरार रखा गया कि जो कॉर्नवालिस को दी गई थी यहाँ पर, वो आगे जो जितने ही प्रेसिडेंट्स आएंगे, जो प्रेसिडेंसीज़ हैं उसके अंदर गवर्नर जनरल्स आएंगे इंडिया के अंदर, या जो दूसरी प्रेसिडेंसी के गवर्नर होंगे वहाँ के, वो पावर वैसे की वैसे ही रहेगी कि जो गवर्नर जनरल है उसकी आवाज़ जो है सुप्रीम रहेगी यहाँ पर। और फिर जो उसकी काउंसिल है वो उसकी बात को टाल सकता है, जितने भी अगर जो गवर्नर जनरल आगे चल कर आएंगे वो भी यही कर सकते हैं। इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जैसे कि हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या किया गया था, यहाँ पर फिर जो अमेंडिंग एक्ट था उसमें यही हुआ था कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल का,
उसको ज़्यादा पावर दी गई थी। यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी थी दूसरी, बंगाल हो चाहे बॉम्बे की हो, और पावर बढ़ा दी गई इसके अंदर भी। यानी कि जो बंगाल है उसको एक तरह से राजधानी या सेंट्रल पावर बनाया जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है वो करी जा रही है यहाँ पर। When the Governor General was in Bombay and Madras, the governors of Madras and Bombay are suppressed in the authority. अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि जो हेड है, सुप्रीम जो है इंडिया के अंदर, अगर वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में होगा या मद्रास प्रेसिडेंसी में होगा तो वहाँ पर फैसले चलेंगे एक तरह से उसके। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है और जो बॉम्बे के यहाँ पर या फिर मद्रास के जो प्रेसिडेंस जो गवर्नर हैं उनकी बात कम मानी जाएगी, यहाँ पर उनकी वैल्यू कम हो जाएगी बात की। तीसरी जो छठी चीज़ इसके अंदर ये की गई थी वो ये था कि जब गवर्नर जनरल अगर यहाँ पर बंगाल के अंदर नहीं है, कहीं और गया हुआ है वहाँ पर वो, तो वहाँ पर उसके पास इतनी पावर थी कि वो एक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकता था सिविलियन मेंबर में से। जो उसकी काउंसिल थी, जो कोर्ट ऑफ काउंसिल थी, 3 लोग थे जिसके अंदर, उसमें से यहाँ पर देखिए 3 मेंबर्स थे, उसमें एक यहाँ पर होता था कमांडर इन चीफ, तो वो सिविलियन नहीं है, वो मिलिट्री का बंदा हो गया यहाँ पर। अब बचते 2 हैं, तो 2 में से किसी एक को वो वाइस प्रेसिडेंट बना सकता था कि अगर जब तक मैं नहीं हूँ तो आप यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंस यहाँ पर इसलिए मैंने कहा है कि जो प्रेसिडेंस था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर हुआ करता था यहाँ पर, जो कि इससे भी ऊपर था, गवर्नर जनरल से भी। इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। अब एक और चीज़ की गई इसके अंदर, जो कमांडर इन चीफ था उसको ज़रूरी नहीं है कि वो काउंसिल का मेंबर हो। हाँ, उसको अगर हम चूज़ कर लें, सेलेक्ट कर डालता है यहाँ पर, तो वो बन सकता था यहाँ पर। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर चेंज्ड। अब यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा चेंज किया गया। इसमें जैसे कि हमने देखा था पहले कि 6 मेंबर्स थे, अब वो 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर यहाँ पर कर दिए गए यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट था, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट था यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा ओहदा था यहाँ पर जो एक्स चला कर था यहाँ पर, जो मतलब जो खजांची था इंडिया के अंदर, और जो प्रीवी काउंसिल्स थी, प्रीवी मेंबर्स हुआ करते थे वो लोग थे। तो उनकी जगह क्या किया गया यहाँ पर, जो खासकर जो खजांची था जिसको हम कहते थे, कि नाम याद नहीं आ रहा मेरा उसका, अजीब सा जो थोड़ा सा नाम था वो थोड़ा सा आ नहीं रहा, तो ठीक है हम उसको छोड़ के देखते हैं। तो प्रेसिडेंट तो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पर 2 जूनियर मेंबर भी होंगे यहाँ पर। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो प्रीवी काउंसिल के मेंबर हो। प्रीवी काउंसिल जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो ब्रिटेन क्राउन है आज के टाइम में, उसकी सलाह के लिए कुछ मेंबर्स होते हैं, जो सलाह के लिए मेंबर होते हैं, जो एडवाइस करते हैं उसको, उनको प्रीवी काउंसिल बोलते हैं। तो प्रीवी काउंसिल के मेंबर उस मामले में भी हुआ करते थे और उनको ही यहाँ भेजा जाता इंडिया के अंदर, कि वो भी सजेशन करेंगे, इसको बताएंगे ब्रिटेन की रानियों की यहाँ पे क्या क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। और ये यहाँ पर इसमें क्या किया गया कि अब ज़रूरी नहीं है इस एक्ट के ज़रिए से, 1793 के एक्ट के ज़रिए से, चार्टर के ज़रिए से, कि वो लोग जो इंडिया के अंदर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें 3 मेंबर हैं, प्रेसिडेंट है, और जो दूसरे लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रीवी काउंसिल के मेंबर हो, ठीक है। और जो फिर एक्ट चलाकर जो था वो भी ख़त्म कर दिया गया ओहदा यहाँ पर से। वजह ये थी कि जो रेवेन्यू था उसका जो टैक्स देना था, जो मतलब जो यहाँ पर हम कहेंगे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था, पैसा देना होता था लोगों को, वो अब देगी कंपनी। पैसा देता था पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम था पैसा देना उनको, अब देंगे कौन यहाँ पर, ब्रिटिश कंपनी। देखते हैं हम आगे। द कॉरपोरेशन वॉज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो कंपनी है वही पेमेंट करेगी, जो मतलब महीना होगा, सालाना जो पैसे देने होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होगी, वो काम हो गया कंपनी का। कंपनी के ऊपर पेमेंट बढ़ा दी गई, क्योंकि भाई उसको मौका दिया जा रही है व्यापार करने की, तो वो कमा भी रहे हैं तो वो पैसा भी पे करेंगे इन लोगों को, और बाकी तो वो लूट लेंगे लोगों से, उनको फ़र्क क्या पड़ रहा है इस चीज़ के अंदर। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कॉस्ट द कॉरपोरेशन वॉज रिक्वायर्ड टू पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट 5 लाख फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू ईच ईयर। फिर ठीक है, एक चीज़ और की गई यहाँ पर कि जो कॉरपोरेशन, जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सालाना ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए देगी, 5 लाख पाउंड देगी, सॉरी रुपए नहीं पाउंड देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इंडिया के जो ख़जाना है उसमें से। अब देखिए आप कहाँ का ख़जाना है और कहाँ जाके वो दिया जा रहा है यहाँ पर। सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन।
it would be deemed as resignation if they did so। ठीक है, जो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव से सीनियर ऑफिशियल जो हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, अगर उनमें से कोई भी इंडिया को छोड़ता है बिना परमिशन के, तो उसको ये माना जाएगा कि उसने रिज़ाइन कर दिया है अपनी जॉब से, उसकी जॉब गई यहाँ पर। अब द कॉरपोरेशन हैज़ बीन गिवन द राइट टू इशू ट्रेड लाइसेंस फॉर टू इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट वर्कर इन इंडिया। इससे क्या हुआ, इसे क्या कहा गया इसको, प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड वॉज द टर्म फॉर दिस, एज रिजल्ट ओपियम वॉज शिप्ड टू चाइना। यहाँ पर इसमें ये कहा गया है कि जो कंपनी है उसके पास अब इतना अधिकार है, अथॉरिटी है कि वो लाइसेंस इशू कर सकती है, ट्रेड लाइसेंस इशू कर सकती है। ठीक है, इंडिया के जो वर्कर्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब उनको लाइसेंस मिल गया तो उन्होंने क्या करा कि वो चाइना के अंदर वो अफीम का व्यापार करने लग गए, कमाने के चक्कर में वो अपने। द एक्ट सेपरेटेड द कंपनीज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल फंक्शन, रिजल्टिंग द डिमिस ऑफ माल अदालत रेवेन्यू कोर्ट। इसमें क्या किया गया कि जो पहले टाइम में क्या था, जो कंपनी थी उसके पास रेवेन्यू भी था, क्योंकि उनका काम तो यहाँ पर यही था ना कि वो पैसा कमाएगी। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था और जो जुडिशियल फंक्शन था वो भी उसकी कंपनी के हाथ में था। सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में क्या था, आर्मी वगैरह थी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो पहले क्या था कि जैसे एक होता थी वहाँ पर इंडिया में माल अदालत। ठीक है, जो माल अदालत थी उसका काम ये था कि जो रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने रेवेन्यू नहीं दिया या कंपनी किसी पर्सन ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया, ले लिया, तो जो भी केस चलते थे उसके अंदर कि वो जो केसेस हो करते थे आगे चलकर काउंसिल के पास, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में पहुँच जाया करते थे, या जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो अपने पास बुला लिया करता था उन केसेस को। अब उस केसेस को अलग कर दिया गया कि वो अब सेपरेट रहेंगी कंपनी से। द कंपनी डिविडेंड्स वर परमिटेड टू इंक्रीज 10%, जो कंपनी के डिविडेंड्स हैं उनको 10% इंक्रीज कर दिया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जिसकी सिग्निफिकेंस क्या रही। द एलिवेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल to the position of Governor General of India was a significant step toward the consolidation and centralization of India's administration। सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस इसमें यही थी कि जो कंपनी ने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा तो वही था यहाँ पर, तो वही हेड हो गया सबसे बड़ा। तो इससे क्या हुआ कि जो अथॉरिटी थी वो सेंट्रलाइज हुई थी और ज़्यादा सेंट्रलाइज की गई थी। सेंट्रलाइज तो पहले हो चुकी थी, अब और ज़्यादा उसको सेंट्रलाइज किया गया यहाँ पर। ठीक है, कंपनी को क्या हो गया, द ब्रिटिश इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी डिमिस एज द कमर्शियल एंटिटी एसेंशियल मेड इट ओन क्राउन ट्रस्टी इन मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी को सिर्फ जो यहाँ पर जो कमर्शियल जो काम था वो दे दिया गया। अगर आप कोई भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे तो वो आप क्राउन के देख रेख में करेंगे, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसकी देख रेख में करेंगे, उस सबसे काम करेंगे। आप अपनी तरफ से यहाँ पर काम नहीं कर सकते। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फ्री एडमिशन ऑफ इंडियन इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इंडियन कुड जॉइन द सिविल सर्विस बट इट वाज स्टिल अ रिलीजियस प्रोसेस। इंडियन को यहाँ परमिशन दी गई कि आप यहाँ पर जो हमारा एडमिशन सिस्टम है ब्रिटिश वालों का इंडिया के अंदर, उसमें आप शामिल हो सकते हैं फ्री में, मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह तो देखे तो शामिल हो सकते हैं यहाँ पर। मगर ये काम बड़ा मुश्किल था, चाहते ही नहीं थे कि इंडियन तो शामिल हो इसके अंदर। दिस लेजिस्लेशन सेपरेशन टू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ड्यूटी ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम दिस लॉ वॉर ऑल्सो codified by the law commission which was led by the Lord Macaulay। ठीक है, इससे क्या हुआ कि सेपरेशन भी हुआ था लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव अलग हो गई थी, लेजिस्लेशन यहाँ पर काफ़ी हद तक अलग हो चुकी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉ कमीशन बाद में बनाई गई, जिसको बनाया था यहाँ पर लॉर्ड मैक्यूलरी ने। तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये रहा कि एफिशिएंसी भी हो रही है और सेंट्रलाइजेशन पावर की यहाँ पर हो रही है, और जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो अपना जो शिकंजा है वो जमा रही है इंडिया के ऊपर। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। ये हो चुकी है वीडियो कंप्लीट। अगर स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है
तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ भी। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो सी यू सून, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।